अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शानज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं जी अपने चैप्टर के ऊपर जो हमारे पास है चैप्टर 3 आपकी फर्स्ट ईयर की बुक का फोर्स एंड मोशन। ठीक है जी, तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको आपने किस तरह से बुक से रीड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिखा हुआ है वी लिव इन अ यूनिवर्स ऑफ कॉन्टीन्यूअल मोशन। ठीक है, हर चीज़ कॉन्टीन्यूस मोशन में है। इन एवरी पीस ऑफ मैटर द एटम्स आर इन अ स्टेट ऑफ नेवर एंडिंग मोशन. We move around the earth's surface while the earth move in orbit around the sun. ठीक है जी, the sun and star too are in motion. Everything in the vastness of the space are in the state of perpetual motion. तो इसमें as such कोई important बात नहीं थी जिसको आप MD-CAT पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे या कॉन्सेप्ट के तौर पर समझेंगे तो ये बिल्कुल एक यूजलेस सी बात थी, तो आपने इसको बिल्कुल मिस आउट करा देना है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं जी, एवरी फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व मोशन ऑफ सम सॉर्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंस इन द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस इट इज़ लॉजिकल दैट वी शुड गिव ड्यू इंटेंशन टू द स्टडी ऑफ मोशन ऑलरेडी नो इन द राइट। ठीक है, ये बिल्कुल फारिग सी बात थी। ठीक है, आपका जो फर्स्ट हमारे पास पेज था और ये वाली जो बात थी ये आपने बिल्कुल क्रॉस आउट कर देनी है। आपको MD-CAT के लिहाज से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर द चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एक पोजीशन से जब दूसरी पोजीशन पर एक बॉडी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाती है दैट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर होती है that describes how far in what direction the body has been displaced from its original position. अब उसने बताया आपको कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बताती है कि कितना दूर गया है हमारे पास, यानी मैग्नीट्यूड भी बताती है, और डिस्प्लेसमेंट आपको इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी की तरफ डायरेक्शन भी बताती है। जबकि ये डायरेक्शन बताती है तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। द टेल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज लोकेटेड एट द पोजीशन वेयर द डिस्प्लेसमेंट स्टार्टेड। ठीक है जी, हमारे पास जो टेल होती है ये हमारे पास जो टेल है वो हमारे पास जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ है। एंड द एरो हेड इज़ लोकेटेड एट द फाइनल, और एरो हेड हमारे पास फाइनल की तरफ है वेयर द डिस्प्लेसमेंट एंडेड। फॉर एग्जाम्पल इफ द बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग अ कर्व पाथ। ठीक है, अगर वो कर्व पाथ में जाते हैं with A as its initial position and the B, अब उसने ये एग्जाम्पल वाली बात समझाई हुई है, एंड द B एज द फाइनल पोजीशन। अगर वो A, ये हमारे पास एक कर्व पाथ है। ठीक है जी, ये A पॉइंट है। A पॉइंट से अगर हमारे पास B पॉइंट की तरफ एक बॉडी मूव करके जाती है एज द फाइनल पोजीशन दैन द डिस्प्लेसमेंट D ऑफ द बॉडी ए बी। अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट D होगी वो हमारे पास ये होगी, एरो शो करेगा फाइनल को, और हमारे पास जो उसकी टेल है वो शो करेगी इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है, ये इनिशियल है और ये V फाइनल है हमारे पास, और ये ए बी पाथ होगा। नोट ऑल दो द बॉडी इज मूविंग अलोंग अ कर्व बट द डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द पाथ ऑफ द मोशन। अब पाथ ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो ये कर्व पाथ है, ये कर्व पाथ है, लेकिन हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये उससे डिफरेंट है। अब उसने इस पैराग्राफ में क्या बताया, एज सच इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। उसने बताया डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारे पास, आपने ये वाली डायग्राम जस्ट याद रखनी है। ठीक है, आपने एक बार बुक को पढ़ लिया, अब आपको बार बार ये पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताने लगी आपने कैसे याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सबसे पहले होता है एक शॉर्टेस्ट पाथ। अब जैसे कि आप इस डायग्राम से याद रखेंगे, ये हमारे पास जो ये हमारे पास जो कर्व पाथ है, ठीक है, ये कर्व पाथ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास उनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आपको इससे याद हो गया, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ आपको बताता है। इनिशियल पॉइंट की तरफ हमारे पास उसकी टेल आती है, फाइनल पॉइंट की तरफ हमारे पास उसका हेड आता है। ठीक है जी, उसके बाद उसने बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन को शो करता है। फर्दर मोर उन्होंने बताया कि एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है और ओरिजिनल पाथ से डिफरेंट होता है। तो ये सारी बात आपको ये डायग्राम से पता चल रही है। ठीक है, अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने इस पैराग्राफ पे कर देना है क्रॉस। MD-CAT में ये फालतू की बात आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने इस डायग्राम के ऊपर छोटा छोटा लिख लेना है कि ये वेक्टर है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास। ठीक है, वैसे भी आपके जो लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और आपने लेक्चर नोट डाउन किया होगा तो आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। आपको ये बुक में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये डायग्राम देखेंगे और आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं जी।
if the r1 is the position vector of A and r2 is the position vector of B, then by the head and the tail it can be seen in the figure। अच्छा जी, अब उसने कहा कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर r1 है वो A का है और r2 इसका है। अब हमारे पास क्या होगी डिस्प्लेसमेंट, तो हमने 2 वाले में से 1 वाले को माइनस कर देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज दस अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो ये डायग्राम, ये डेफिनेशन आपके किसी काम की नहीं है फॉर योर एमटी कैट, ठीक है। आपके एफएससी तक बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, आपको याद करनी होती थी, लेकिन अब आपके किसी काम की नहीं है। इट्स मैग्नीट्यूड इज द स्ट्रेट लाइन, हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड स्ट्रेट लाइन है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, उसी बात को वो घुमाई जा रहा है। व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डिस्प्लेसमेंट कंसीड्स द पाथ ऑफ द मोशन। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में होता है ना मोशन भी, पहले तो हमने कर्व में देखा था और वो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में थी, अगर वो कहता है मोशन ही स्ट्रेट लाइन में है तो वो उसके ही अकॉर्डिंग होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर एज सच कोई बात याद रखने वाली नहीं थी सिवाय ये डायग्राम आपने की याद करनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या है, वी हैव स्टडी इन द स्कूल फिजिक्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम को कहते हैं, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपने बस याद रखना है और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाले पूरे पैराग्राफ पर भी क्रॉस लगाएं, आपने नहीं पढ़ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी, ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसको मार्क करें और इसको आपने याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी डज नॉट टेल अस अबाउट द मोशन बिटवीन ए एंड बी। अब जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, वो हमारे पास 2 पॉइंट के दरमियान में एक टोटल वेलोसिटी होती है, तो वो हमें नहीं बताती कि बॉडी मोशन में है या नहीं है, ठीक है। द पाथ मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड एंड द मोशन मे बी स्टेडी और वेरिएबल, नहीं बताती कि स्टेडी है, वेरिएबल है, स्ट्रेट है या कर्व पाथ है। For example, a squash ball comes back to its starting point after bouncing off the wall। एक हमारे पास ये वॉल है, ये हमने स्क्वाश बॉल थी, ये इसको जाकर टकराई, ये इसके पास वापस आ गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर वेलोसिटी जो होती है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो अल्टीमेटली हमारे पास वेलोसिटी 0 थी। तो अब ये हमें नहीं बताएगी कि हमारे पास ओरिजिनल में क्या था, जबकि बॉल पे तो काम हुआ है, वो गई भी है और वापस भी आई है, ठीक है। तो ये हमें नहीं बता सकती। उसके बाद उससे कहा है सेवरल टाइम्स इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 0 सो द एवरेज वेलोसिटी, ठीक हो गया। जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, लेकिन हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दैट वुड नॉट बी 0। हो सकता है किसी पॉइंट पर 0 हो, लेकिन मोस्टली 0 नहीं होगी। इसलिए हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो एक शॉर्टेस्ट पॉइंट पे होती है और वो हमें बताती है एक्चुअली में कि बॉडी मोशन में थी या रेस्ट पे थी या क्या था, ठीक हो गया। एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बताती, ठीक हो गया। ये बात थी जो इस पैराग्राफ के अंदर उसने बताई हुई थी। अब आपने इस पे भी क्रॉस लगाना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है जी कि अगर वो ना आपने लिख लेनी है ये वाला सिनेरियो कि अगर बॉल जाती है और वापस आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0 हो जाती है, तो वी हमारे पास जो एवरेज है वो हमारे पास 0 हो जाता है, जबकि वी इंस्टेंटेनियस जो है वो हमारे पास नॉन 0 रहता है। ये 3 बातें आपने यहाँ लिख लेनी है और यही इस पैराग्राफ में बताया हुआ था उन्होंने। इन सच केसेज द मोशन इज डिस्क्राइब बाय द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब मोशन जो है वो इंस्टेंटेनियस है, हमें पता चलता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ पाथ ए बी सी इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एट any time t let the body be at point A, its position is given by the position vector r1 after a shortest time interval delta t following the time t the body reaches the point B where it which is describes by the position vector r2 the displacement of the body during the shortest time is given by, ठीक हो गया। अब उसने बताया कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना वो एक पाथ के दरमियान में है, ठीक है जी, ए पाथ पे है, बी पे है, ठीक है जी। अब वो हमें बता देगा कि बॉडी मोशन में थी या बॉडी नहीं थी मोशन में। अब इसका यूनिट वेक्टर r1 ले लेंगे, इसका r2 ले लेंगे और फिर डिस्प्लेसमेंट r2 माइनस r1 करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास ये वाला जो टेबल है, इस टेबल के अंदर आपने क्या याद करना है, स्पीड ऑफ लाइट तो आपको आती है, ठीक है, ये आपने याद करना है। आपने ये तीनों याद करने हैं। साउंड का याद करना है आपने। देन आपने ये फैल्कन डाइव याद करना है। रनिंग ऑफ चीता याद करना है।
स्विमिंग याद करना है, फ्लाइंग बी, ह्यूमन रनिंग, ह्यूमन स्विमिंग और वॉकिंग आर्ट, ये सारे आपने याद करने। कई बार ये एग्जैक्टली MCQs आ जाते हैं। ठीक है, अब ये वाली थी वो डायग्राम जो उसने बताई थी अभी आपको इंस्टेंटेनियस के लिए। उसने बताया कि ABC एक पाथ है जिसके ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम एवरेज वो लेते हैं, अगर ये इधर जाती है और ये इससे वापस भी आती है। ठीक है, मैं आपको एक पेंडुलम की एग्जांपल बताती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास है ना एक पेंडुलम है, वो ना यहाँ भी जाता है और वो यहाँ भी जाता है। यानी वो पहले यहाँ जाता है, फिर भी यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है और फिर यहाँ वापस आ जाता है। ठीक हो गया। अब अगर वो यहाँ वापस आ जाता है तो उसकी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट के ऊपर उसकी, अब अगर हम इस पॉइंट पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं तो ठीक है, वो भी ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन वो एक इंस्टेंट पे कहीं आ सकती है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे लेते हैं तो तब वो नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है, वो नॉन ज़ीरो होगी। हम इस पॉइंट पे लेते हैं नॉन ज़ीरो, इस पे लेंगे नॉन ज़ीरो, इस पे लेंगे नॉन ज़ीरो, यानी बहुत सारे पॉइंट्स पे वो नॉन ज़ीरो आएगी। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अल्टीमेटली बताती है कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट पे। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास उसने बता दिया लिमिटिंग वैल्यू के साथ, उसको हम लिख लेते हैं। आपको ये डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्रॉस लगाएं इस सबको। आगे चलते हैं जी, ये वाला फॉर्मूला आपने देखना है, इसको आपने मार्क करना है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डजंट चेंज द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगर हमारे पास इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही तो हमारे पास बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। आगे चलते हैं जी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस इट इज सेड टू बी द मूविंग विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है जी, आपका वेलोसिटी ओवर टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट फॉर्मूला आना चाहिए, आप खुद बना सकते हैं। आपको डेफिनेशन बिल्कुल काम नहीं आनी आपके MD कैट में, तो डेफिनेशंस और ये फालतू की इन्फॉर्मेशन पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। पहली दफ़ा आप पढ़ लें, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपने इतनी छोटी बातों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप दोबारा बुक पढ़ने बैठ गए, तो वो भी फिजिक्स के लिए। एज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर सो एनी चेंज इन द वेलोसिटी मे बी ड्यू टू चेंज इन द मैग्नीट्यूड और चेंज इन द डायरेक्शन। अच्छा जी, हमारे पास जो वेलोसिटी ओवर टाइम होता है वो होती है एक्सेलरेशन। अब उसने कहा एक्सेलरेशन में चेंज क्या हो सकता है, यहाँ तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो दोनों की वजह से हो सकता है, ये हमें पता चल गया। कंसीडर अ बॉडी हुज वेलोसिटी v1 एट एन इंस्टेंट t चेंजेस टू v2 इन द further small time interval delta t. The two velocity vector v1 and v2 and the change in velocity v2 minus v1 is equal to delta v1 are represented. ठीक हो गया। The average acceleration during the time interval delta t is given by, अब हमारे पास एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो डेल्टा v ओवर डेल्टा t के इक्वल आ गई। तो ये भी आपने देख लेनी, इसको बस फॉर्मूला को मार्क आउट करना है आपने। एज एवरेज इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर डिवाइडेड बाय द स्केलर डेल्टा t मस्ट ऑल्सो भी वेक्टर। ठीक है, जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास वेक्टर होती है। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर होता है हमारे पास, फिर उसके बाद वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेलोसिटी भी वेक्टर। हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी ओवर टाइम होती है, तो अगर वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी वेक्टर। तो ये बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद इट्स डायरेक्शन इज़ द सेम एज दैट ऑफ द डेल्टा वी। ठीक है, जो हमारे पास डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी वही हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आपने मार्क करना है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। अब ये वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में उन्होंने बताया है। It is a value obtained from the average acceleration delta t is made smaller and smaller till it reaches to 0। ठीक है, और ये उसका आपने याद रख लेना फॉर्मूला। बस इसके बाद उसके अंदर आपने और कोई चीज़ को मार्क नहीं करना, आपने नीचे आना। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ इंक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव, बट इफ़ द वेलोसिटी इज़ डिक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी changes by equal amount in equal interval of time the body is said to have uniform acceleration. For a body moving with uniform acceleration is average acceleration is equal to the instantaneous acceleration। अब ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें बहुत सारे MCQs हैं आपके लिए,
इसको आपने स्टार लगा के मार्क करना है, ये आपने याद करना है। अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी अगर वेलोसिटी जो है अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर तो इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल द बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर आपका इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर हो रहा है तो आपके अंदर यूनिफॉर्म होगी। फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसकी एवरेज एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। तो उसकी एक्सेलरेशन एवरेज वाली इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। तो ये बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप पूरे पैराग्राफ को मार्क आउट कर लें, लेकिन आप मार्क आउट करेंगे तो फिर अगली दफ़ा आपको फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने क्या करना है, साइड में पॉइंटर बना लेने। वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग तो ए नेगेटिव, यूनिफॉर्म से कर रहा है। अगर इक्वल इंटरवल में हमारे पास वेलोसिटी बाय टाइम चेंज हो रहा है, और अगर इक्वल में हो रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। ये आपने 4 पॉइंट साइड में लिखे होंगे, तो बस आपकी उन पर नज़र पड़ेगी और आपको ये पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। ग्राफ में भी द इलस्ट्रेशन ऑफ द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम, सच ग्राफ आर सेड टू बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक 3 डिफरेंट जर्नीज along a straight road are shown, ठीक है। उसके बाद उसने कहा 3.42, 3.5 और 3.6, 3 उसने ग्राफ बता दिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसके बाद उसने कहा व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ कांस्टेंट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, 3.4 वाला, ठीक है। अब इसके अंदर उसने क्या बताया, उसने कहा व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज़ कांस्टेंट, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद उसका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट होता है क्योंकि हमारे पास स्लोप स्ट्रेट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी ओवर टाइम यानी एक्सेलरेशन, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन राइजेज द सेम हाइट फॉर द इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अब इसके अंदर एरिया कैसे फाइंड करना है, v इंटू टी हमारे पास एरिया होगा। स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप हमारे पास होता है tan थीटा, tan थीटा होता है हमारे पास y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट, y हमारे पास v है और x हमारे पास t है, यानी v ओवर t, तो इसकी स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब इस ग्राफ के नीचे आपने ये सारी बातें छोटी छोटी करके लिख लेनी है और आपने इस पैराग्राफ को भी क्रॉस कर देना है और इसकी साइड में लिखना है व्हेन बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक हो गया। कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार द टाइम इंटरवल टी इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक हो गया। ये स्लोप मैंने आपको बता दिया एक्सेलरेशन के ऊपर होगी। व्हेन द कार मूविंग विद द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, ये मैं आपको बताने लगी हूँ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कर्व द बॉडी ए ऑन द, इसके अंदर क्या है हमारे पास v ओवर टी। अब ये हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास 0 थी, यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ स्लोप हमारे पास जो थी वो 0 थी, यहाँ पर स्लोप जो थी ना इस ग्राफ में हमारे पास स्लोप होती है 0, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो स्लोप है वो है कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज़ हो रही है, तो हमारे पास ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि स्लोप इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास अगला आ जाता है जी ये वाला, जिसके अंदर वो इंक्रीज़ कर रही है इन अ कर्व पाथ के अंदर पॉइंट ए। जब कर्व पाथ के अंदर है तो हमने इसके अंदर किस तरह से स्लोप फाइंड करनी होती है मैं आपको बताती हूँ। ये है और ये आपके पास कर्व पाथ है, ठीक हो गया। ये आपके पास टी है और ये वी है। अब इसके अंदर हमने स्लोप कैसे फाइंड करनी है, आपने इसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी आपका एंगल इंक्रीज़ होता जा रहा है। अगर आपका एंगल इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी स्लोप इंक्रीज़ हो रही है। तो ये बातें आपने याद रखनी हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं जी व्हेन द, और ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद दी डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फॉर एग्जांपल, ठीक है, वी एंड टी है, ठीक हो गया। अब अगर हमने एवरेज एक्सेलरेशन इसके अंदर फाइंड करनी है तो हमारे पास जो v1 थी
और यानी वी आई को हमने ऐड करना है वी एफ के साथ और हमने डिवाइड बाई 2 कर देना है। ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। लेकिन जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हमारे पास 0 है, यानी वी आई हमारे पास 0 है, तो ये वाली हमारे पास वी हो जाएगा और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद ना एज सच आपको ये पूरा पैराग्राफ्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस ग्राफ के साथ अपनी स्लोप, एरिया और सारी बात लिख लेनी है कि इसके अंदर स्लोप 0 है, वेलोसिटी क्या है और ये क्या है। इसके साथ आपने छोटी छोटी 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं और इसके साथ आपने छोटे छोटे 3-4 पॉइंट लिखने हैं और बाकी आपने पूरे पेज पे क्रॉस लगाना है। आपको ये दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी, हम रिव्यू करना है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। इन स्कूल फिजिक्स वी हैव स्टडीड यूजफुल इक्वेशन, ठीक हो गया। moving with constant acceleration. Suppose an object is moving with uniform acceleration along a straight line. It is initial velocity is v and final velocity after a time interval t is vf. अब हमारे पास आ गई हैं जी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास आ जाती सेकंड इक्वेशन और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। अब आपके पास अगर कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में और आपसे ये बाकी चीज़ें पूछ लेता है, वी आई वी एफ इनमें से कुछ दे के पूछ लेता है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वी एफ नहीं दी हुई, यानी फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई और बाकी ये कोई क्वांटिटी दी हुई है, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको जो है टाइम नहीं दिया हुआ है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई क्वांटिटी देके कुछ ना कुछ और पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आपके फिंगर टिप्स पे फार्मूलाज होने चाहिए, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जी हमारे पास आ गया ये वाला ग्राफ जो हमारे पास साइड में दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें हमारे पास ये है और ये ग्राफ है, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। अब जो हमारे पास जिस पॉइंट पे वो शुरू हुआ, यानी हमारे पास वी आई जो है वो 0 है, ठीक है, वी आई 0 है। ऊपर जाते जाते हमारे पास वी आई इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। हमारे पास जब हमने बॉल को यहाँ से थ्रो किया तो हमने उसको कोई वेलोसिटी दी, ठीक है। अब वो ऊपर जाती जाती जो है वो वेलोसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। अब वो ऊपर जाती जाती वेलोसिटी कम हो रही है इधर, ठीक है। एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाके हमारे पास बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जाके 1 सेकंड के लिए रुकती है, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाती है और यहाँ वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब जब यहाँ से हम नीचे आ रहे तो अगेन वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, तो ये बात आपने इस ग्राफ में याद रखनी है, ठीक हो गया। उसने आपको क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिकली थ्रोन बॉल वेरीज विद टाइम, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वो वेरी कर रही है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी सेम बॉल थ्रोन का है, बॉल थ्रोन अपवर्ड उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, ठीक हो गया। अब मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे करना है। ये हमारे पास वेलोसिटी है और ये हमारे पास टाइम है। आपके पास जब आपने बॉल थ्रो की तो आपके पास वेलोसिटी थी मैक्सिमम, और वो जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव में थी, ठीक है। तो आपका ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो बॉल ऊपर गई, जैसे ये बॉल ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी आपकी कम होती जा रही है, आपकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो ये वेलोसिटी आपकी कम होती जा रही है। उसके बाद एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाके आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके। उसके बाद जब यहाँ पे जाके आपकी वेलोसिटी 0 हो गई है, ठीक है। अब ये बॉल नीचे आ रही है तो अगेन आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन अब वेलोसिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे जाते हुए हमारे पास जो ग्रेविटी था वो नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर अब ग्रेविटी की डायरेक्शन की वजह से हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नीचे आएगा। उसके बाद अगर वो आपको कहता है ना कि इस ग्राफ का एरिया फाइंड करें, तो आपने ये वाले ट्रायंगल का भी एरिया करना है और ये वाले ट्रायंगल का भी करना है और उन दोनों को ऐड करना है, तब आपके पास ये आएगा, ठीक हो गया। ये बातें आपने याद रखनी है।
दीज इक्वेशंस आर यूजफुल ओनली फॉर द लीनियर मोशन, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो हमारे पास सिर्फ लीनियर मोशन के लिए होती हैं, ये बात याद रखनी है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन डजंट चेंज। इन केस ऑल द वेक्टर शुड बी मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर्स, उसको हम स्केलर ले लेते हैं। Initial velocity is taken as positive as negative sign is assigned to the quantity where the direction is opposite to the initial velocity, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है तो हम उसको नेगेटिव साइन दे देते हैं। अब इस पैराग्राफ में भी एज सच कुछ नहीं था जो आप याद करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द फ्री एयर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ मूव्स टूवर्ड्स द अर्थ विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिनोटेड बाय जी, और इसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो ये भी ऐसा आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट लिख लेना है कि जिस वेलोसिटी से अर्थ के गिर्द घूमता है, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ पे, वो हमारे पास जी होती है और उसकी वैल्यू 9.8 ms-2 है। उसके बाद आगे चलें जी हम। इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन इज ऑल्सो अप्लाइड टू द फ्री फॉल मोशन ऑफ द बॉडी बाय रिप्लेसिंग ए बाय द जी, ठीक है जी। अगर हमारे पास वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड तो जी, और अगर वो फ्री फॉल के लिए तो तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ in situation where air friction is negligible, objects fall with the same acceleration regardless of the weight। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होती तो कोई वेट उसका कंसीडर नहीं होता, वो जस्ट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी से फॉल आउट करती है, उसकी एक्सेलरेशन सेम रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपने याद रखना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।